नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट आया, उसमें नायब तहसीलदार के पद पर आंचल अग्रवाल का चयन हुआ है। अभी 25 जनवरी को इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। उमरिया में ये पदस्थ हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विन द फर्स्ट में। थैंक यू सो मच मैम। आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनसे चर्चा करेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक पहुंचने के पीछे, इनका साथ किस किस ने दिया है। वहीं आपको ये भी बताएं कि सरस्वती जेल मार्ग में पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है इन्होंने। इतना ही नहीं, पहली से लेकर 12वीं तक इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। प्रत्येक वर्ष 90% लाने वाली छात्रा रही हैं, जिसके कारण इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। 2018 से महिला बाल विकास में जिले में ही पदस्थ हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ विन द फर्स्ट में। और पहला सवाल मेरा यही है कि आपकी बचपन से लेकर बचपन की जर्नी कैसी रही है, उसके बाद सफर आपका कैसा रहा है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ही बताया कि मैं सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेल मार्ग की छात्रा हूँ। ठीक है, क्लास फर्स्ट से 12th तक ईश्वर की कृपा से और सभी बड़ों के आशीर्वाद से परसेंटेज तो ठीक है 90% या 95 प्लस ही रहे हैं। जो रही बात पुरस्कार पाने की, तो हाँ, एनुअल फंक्शन हुआ था क्लास 12th में। तो मुझे एक उस उपलक्ष्य में भी, और मैं चूँकि मेरी हॉबी के तौर पे या अदर जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है, तो मुझे मंच संचालन करना बेहद पसंद था। मैं अपने स्कूल लाइफ से ही मंच संचालन एंकरिंग करती आ रही हूँ। जो अदर एक्टिविटीज़ भी रहती थी, जैसे स्पीच कंपटीशन और प्रश्न मंच हुआ करता है हमारे सरस्वती स्कूलों में, तो उन सब में मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। तो उन सभी चीज़ों से प्रभावित होकर के मुझे क्लास 12th जो हम लोग का एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो मुझे उसमें एक साइकिल जो है एक रिवॉर्ड के तौर पे, पुरस्कार के तौर पे प्राप्त हुई थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल था, मेरे लिए और स्कूल के लिए भी, क्योंकि उसके पहले किसी को भी हमारे विद्यालय से ऐसा कुछ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसमें हाँ, परसेंटेज का भी था, और एक जो मेरा मन संचालन था उससे भी काफ़ी प्रभावित होकर के, जो परिषद से, हम लोग का जो परिषद कार्यालय है वो जबलपुर में है, तो वहाँ से मुझे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पुरस्कार तो रीवा में ही दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से दिया गया था। जी, अब आप नायब तहसीलदार के पद पर हैं, तो जर्नी यहीं खत्म हो जाती है या अभी कुछ मुकाम बाकी है हासिल करने के लिए। कोई भी एस्पिरेंट होते हैं जो एमपीपीएससी की या किसी भी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका जो एक लक्ष्य होता है, निश्चित तौर पे जो हाईएस्ट आपके डेजिग्नेशन है उसी का रहता है। तो उसी तरह से मेरा भी जो लक्ष्य, गोल कह लीजिए, तो मुकाम जो आप कह रही हैं, वो निश्चित तौर पे अभी तो अधूरा ही है। जब अपन को जो डिज़ायर्ड जो हाईएस्ट पोस्ट है जब वो मिलेगी, तभी लगेगा कि हाँ, जर्नी कंप्लीट हुई है। वो कौन सा दिन रहा होगा, या फिर स्कूल का, कॉलेज का, कि जब आपको लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की ओर जाना है। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन आपका इंजीनियरिंग में हुआ है। जब मैं याद कर पा रही हूँ, मैं क्लास 10th या 11th में रही हूँ, तब उस समय पे हमारे रीवा जिले की जो कलेक्टर मैम थी, डॉक्टर एम गीता। कुछ तो पहले से भी रुझान, घर से जब न्यूज़पेपर में कुछ कटिंग आए तो पिताजी बताएं कि कलेक्टर ये रहे, तो कुछ तो रुझान था कि हाँ, सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाना है। क्लास 10th 11th के दौरान हमारे रीवा जिले में कलेक्टर आई डॉक्टर एम गीता। उनका एक उद्बोधन का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी हुआ। उनके उद्बोधन से, उनके व्यक्तित्व से जो उनका जो एक प्रभाव पड़ा, वो इतना ज़्यादा था कि उस समय ही निश्चित हो गया कि अब तैयारी तो सिविल सर्विसेज की ही करनी है। 11th में चूँकि मेरा बैकग्राउंड, मैं पीसीएम मैथ से मेरा 11th 12th हुआ है, तो मैंने एकेडमी के तौर पे मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। तो हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जो एक कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक लक्ष्य था, गोल था, वो शुरू से सिविल सर्विसेज की तरफ ही था। आप महिला हैं, शादीशुदा महिला हैं, तो कैसे हो पाया ये? जैसे कि जब कोई तैयारी करता है तो शादीशुदा महिलाएं सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं समाज में कि बहाने रहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें ये करने का मौका नहीं मिला। तो आपके साथ ये जर्नी कैसी रही है? कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? कैसे सपोर्ट मिला आपको? देखिए, जो मेरा अभी जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है वर्ष 2019 का, उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही मैंने अपने शादी के पहले, मतलब मेरा मैरिज के पहले ही इसका प्रीलिम्स भी हो चुका था और इसका मेंस भी हो चुका था।
और सिर्फ मैंने शादी के बाद मैंने इसका इंटरव्यू दिया है। तो जो आप कह रही हैं कि शादी के बाद कितनी चुनौती रही, तो अभी तो वो चुनौतियाँ मुझे फेस करने को नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इंटरव्यू रहा है तो उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है। वो चूँकि खुद भी एक सिविल सर्वेंट हैं, तहसीलदार के पद पे पदस्थ हैं वो, तो चाहे वो मॉक इंटरव्यू लेना हो या मेरे ड्रेसिंग सेंस पे उसको रिव्यू करना हो, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के उनका एक बहुत अच्छा और बहुत कारगर सपोर्ट रहा है। इसीलिए मुझे शायद इंटरव्यू में जो सेकंड हाईएस्ट नंबर मैं अचीव कर पाई हूँ, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी। और मतलब अन्य गुरुजनों का भी उसमें सपोर्ट है, मतलब सिर्फ उनका नहीं है, लेकिन हाँ, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आपका पार्टनर और आपकी फैमिली अगर सपोर्टिव हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज उसमें एक हर्डल नहीं होती है। आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है अपने पार्टनर का भी और अपनी फैमिली का भी। जैसे कि आपने बताया और हमें पहले से भी जानकारी है कि वो तहसीलदार के पद पर हैं और आप भी अब एक नायब तहसीलदार के पद पर हैं, तो वैवाहिक दृष्टि से आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मैरिज की दृष्टि से हाँ, ये चीज़ ज़रूर होगी कि एक ऑफ़िस को और घर को मैनेज करने में थोड़ा इश्यूज़ तो आएँगे। तो चूँकि मैं पहले से भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, तो ये चुनौतियाँ तो हम लोग फ़ेस कर ही रहे हैं कि हाँ, थोड़ा-सा ऑफ़िस मैनेजमेंट और फैमिली मैनेजमेंट या घर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। तहसीलदार के पद में आने से हाँ, ये चुनौती थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि अन्य सर्विसेज़ की अपेक्षा इन सब पोस्ट में आपको ऑफ़िस में या फिर फ़ील्ड में ज़्यादा समय देना होता है। मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर इससे क्या होता है, अगर आप फील्ड में या ऑफिस में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो घर के काम भी जो रहते हैं वो सिर्फ महिला पे नहीं रहते हैं, वो दोनों पे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब मैं भी ऑफिस से आ रही हूँ, वो भी ऑफिस से आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो घर के भी काम है वो हम दोनों में बटेंगे, तो मैनेज हो जाता है। अगर पार्टनर सपोर्टिव है कि आधा काम वो करेंगे, आधा काम हम करेंगे, तो मैनेज हो जाता है। जी, बिल्कुल। एक प्रश्न और उठता है क्योंकि आप 2019 के बैच की हैं एमपीपीएससी की, जिसमें जितनी अनियमितताएँ इस बैच में देखी गई हैं, वो किसी में नहीं थी कहा जाए तो। एक बार एग्ज़ाम होता है, फिर कैंसल होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, कुछ का सिलेक्शन जिनका हुआ रहता है, उनका फिर नहीं होता है दोबारा से। तो इस बीच आपकी क्या, जैसे कि 4 से 5 साल बाद, साढ़े 4 साल बाद रिज़ल्ट आया, तो आपकी कितनी उम्मीद थी कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा? या फिर घर वालों का रिएक्शन, आपका खुद का जो प्रेशर था, वो कैसा था? जी, बिल्कुल, आप जो बिल्कुल कह रही हैं, 2019 की वैकेंसी काफ़ी फँस गई थी, कुछ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, अन्य कई सारे इश्यूज़ भी थे, जिसकी वजह से ये पीएससी काफ़ी फँसी थी। निश्चित तौर पे लेकिन मेरे साथ एक पॉज़िटिव और प्लस पॉइंट ये था कि मैं वर्ष 2018 से, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया था, मैं सुपरवाइज़र के पद में पदस्थ थी। तो जो एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, वो मेरे साथ थी। एक जो जॉब को लेकर के, सर्विस को लेकर के सिक्योरिटी थी, तो हाँ, वो मेरे साथ थी। तो मैं उतनी ज़्यादा हताश या उतनी ज़्यादा मैं परेशान नहीं थी। लेकिन हाँ, बिल्कुल पीएससी को जिसके जो भी एस्पिरेंट हैं, वो तो तैयारी पीएससी के लिए कर रहे थे। प्रीलिम्स तक तो कहानी ठीक थी, मेंस भी हुआ तब तक भी ठीक थी। जब बीच में फ़ेज़ आ रहा था कि री-मेंस होने वाला है, तो उस समय पे ज़रूर थोड़ा-सा डर लग रहा था कि फिर से उतनी तैयारी करनी पड़ेगी। एक बार पेपर अच्छे चले गए हैं, क्या पता दोबारा पेपर उतने अच्छे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि रिज़ल्ट को लेकर के असमंजस, तो ये तो निश्चितता थी कि रिज़ल्ट तो आएगा। कई सारे केसेस ज़रूर लगे हुए हैं, बट रिज़ल्ट आएगा, ये निश्चितता थी। कब आएगा, बस इसको लेकर के असमंजस था और इसको लेकर के काफ़ी बेचैनी भी थी कि बहुत समय, बहुत लंबा इंतज़ार हो रहा था कि अब आ जाए। और रही बात कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो पेपर चूँकि मेरे मेंस के अच्छे गए थे, तो एक उम्मीद तो ये थी कि जब भी रिज़ल्ट आएगा दुरुस्त आएगा, देर आएगा लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आएगा, इसकी संभावना थी। जिस वक़्त रिज़ल्ट आया आपका, तो उस वक़्त आपका क्या रिएक्शन था कि अरे! रिज़ल्ट आ गया, क्या रिएक्शन था वो? एक्चुअली जिस दिन रिज़ल्ट आना था उसके 1-2 दिन पहले से ये हलचलें होने लगी थी कि अब 1-2 दिन में रिज़ल्ट आना है। तो थोड़ा-थोड़ा तो डर तो ऑब्वियसली एस्पिरेंट है तो सभी को लगता है, और अपना रिज़ल्ट आने वाला हो तो एक डर तो रहता है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आने की पूरी संभावनाएँ थी 26 ऑफ दिसंबर, उस दिन मैं जल्दी सो गई थी, जिससे जो वो बेचैनी है थोड़ा-सा कम लगे। लेकिन मेरे हस्बैंड जग रहे थे, उन्होंने बोला नहीं, रिज़ल्ट तो आज ही आएगा, रिज़ल्ट देख के ही सोएँगे। तो रिज़ल्ट उन्होंने ही मुझे बताया था। और क्या रहता है कि कोई भी बच्चा जो भी अपनी तैयारी कर रहा होता है, जो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ पे रहता है, तो उसका जो मैं समझती हूँ, उसका जो अपना तैयारी, अपना स्ट्रगल रहता है, वो उसका खुद का नहीं रहता। मतलब उसका सिर्फ़ स्वयं का नहीं होता है। उसके साथ उसका परिवार या फिर उसका कोई परिवार का कोई सदस्य, वो जो ज़्यादा उसके साथ लगा हुआ होता है। जैसे मेरी माँ,
मेरे इस पूरे जर्नी में जो मेरा संघर्ष का जीवन रहा है, तो चूँकि वो खुद भी एक टीचर हैं, तो उनके साथ एक खुद भी जो मैनेजमेंट होता है कि घर भी देखना है, स्कूल भी देखना है, उसके बावजूद उन्होंने दोनों चीज़ मैनेज करते हुए मतलब मुझे किसी भी प्रकार के घर के कामों में नहीं लगाया कि तुम पूरी तरह से पढ़ाई कर सको, पूरा समय अपना पढ़ाई पे दे सको। तो पूरी जर्नी में, पूरे संघर्ष में उनका भी संघर्ष, उनका भी जो तपस्या थी वो पूरी तरह से और शायद मेरे से ज़्यादा ही लगी हुई थी। तो जब संघर्ष और तपस्या उनकी ज़्यादा थी तो खुशी भी मेरे रिज़ल्ट की मेरे से ज़्यादा उनको हुई थी, इंतज़ार उनको ज़्यादा था। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने तो क्या नॉर्मल वे पे लिया कि ठीक है रिज़ल्ट आया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो 2-3 मिनट तक तो वो रोती ही रही कि चलो बहुत लंबे इंतज़ार। तो हाँ, थोड़ा उस दिन डर और असमंजस और एक क्यूरोसिटी थी क्या रहता है रिज़ल्ट। उम्मीद थोड़ा इससे अच्छी थी, थोड़ा मेंस में नंबर कम रह गए, नहीं तो उम्मीद थी कि थोड़ा और अच्छा डेज़िग्नेशन मिलेगा, बट ठीक है जो भी आया उसका वो भी बहुत है। काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया था। इंतजार तो काफी लंबा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से। धन्यवाद आपका। एक और प्रश्न है, जैसे कि महिला बाल विकास में आप सुपरवाइजर के पद पर थी जिले पे, तो आप मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध भी आपको दिखे होंगे, महिलाओं की जो महिलाओं को लेकर जितनी भी चीजें सामने आती हैं समाज में, तो उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, अपराध को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि अपराध तो पहले भी महिलाओं के विरुद्ध हो रहे थे। हाँ, आज के सिनेरियो में ये हुआ है कि महिलाएं भी जागरूक हो गई हैं, समाज जागरूक हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग होने लगी है। तो इस वजह से प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिखता है कि शायद पहले की कंपैरेटिवली अपराध बढ़ गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। पहले उन अपराधों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती थी, कभी महिलाएं नहीं करती थी या फिर उनको समाज के दबाव में दबा दिया जाता था। वर्तमान सिनेरियो में क्या है कि वो महिलाएं भी आगे आकर के उनको अपने जो भी उनके विरुद्ध अपराध हुए हैं तो उनको खुल करके बयान कर पाती। इस वजह से प्रथम दृष्टया ऐसा दिखता है कि हाँ अपराध बढ़ गए हैं। वर्तमान सिनेरियो में मध्य प्रदेश में कहिए, रीवा में कहिए या वैसे भी महिलाओं की स्थिति में तो बहुत सुधार हुआ है। आप किसी भी फील्ड में देखें, प्रशासनिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, आप स्पोर्ट्स के एरिया में ले लीजिए, तो सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम तो लहराया है। इससे कोई भी इसे मना नहीं कर सकता है। हाँ, अभी भी कई क्षेत्रों में भी काम किया जाना ज़रूरी है। जैसे अभी भी लिटरेसी रेट जो आपका साक्षरता दर है वो विमेंस का अभी भी जो हमारे मतलब पुरुष जनसंख्या उनके इक्वल नहीं पहुंच पाया है। जो न्यूट्रिशनल हेल्थ होनी चाहिए उस पर भी मुझे लगता है कि अभी महिलाएं उतना ध्यान नहीं दे रही हैं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश जो है एनीमिया की दृष्टि में सबसे आगे दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि हाँ इस फील्ड में थोड़ा और काम किया जाना ज़रूरी है। तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले सालों में जो महिलाओं की स्थिति है वो और अच्छी से दिखेगी। जी, उमरिया में विंध्य क्षेत्र में ही आपकी पोस्टिंग हुई है, विंध्य की ही आप बेटी हैं, तो विंध्य के लिए या फिर समाज के लिए कुछ ऐसे बदलाव हैं जो आप देखती हैं कि आगे हो सकते हैं? अगर मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँ तो मैंने जैसे अपनी जो समस्याओं में भी जिक्र किया, तो जो मेन है शिक्षा, लिटरेसी रेट और जो आपका महिलाओं के विरुद्ध जो महिलाओं के स्वास्थ्य, मैं इन दो में मेरा पहले से भी फोकस रहा है। तो मैं चाहूँगी इन दोनों पे ही अगर मुझे ऐसा कुछ भी काम करने को मिलता है तो मैं इस पे प्रॉपर काम करना चाहूँगी, एजुकेशन को लेकर के और मैं दूसरा हेल्थ को लेकर के। सिक्योरिटी तो हमेशा से इशू है, तो सिक्योरिटी तो प्राइमरी रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। उसके साथ इन दो फील्ड पे ज़्यादा वर्क करना चाहूँगी। आपने अभी बता दिया इंटरव्यू के दौरान, प्रश्नों के बीच आपने ये दोहराया है कि आपकी इस जर्नी के पीछे आपकी माताजी का बहुत बड़ा हाथ है, आपको एक सपोर्टिव पार्टनर मिले हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि और हमारे दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको उस सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो महिला हो या फिर एक पुरुष ही क्यों ना हो। देखिए, मैं इसमें सभी मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप जितनी जो आपके बच्चे होते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको किसी भी प्रकार से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर नहीं रहती हैं कि आपको ये काम करना है। तो अगर आपकी बच्चियां भी तैयारी कर रही हैं, आपकी बेटियां तैयारी कर रही हैं, तो आप भी एज अ पेरेंट्स उनको उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही प्लेटफॉर्म दीजिए और उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, है ना। उन पे ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि उनको ये वाला घर का काम करने के बाद स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है।
जब आप लड़कों को इक्वलिज्म का एरा है ना, तो आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दीजिए। हाँ, मुझे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है। मैंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ दोहराया था कि मतलब मेरी माँ ने मुझे किसी भी प्रकार से जो आपके फैमिलीज के जो भी काम होते हैं, खाना बनाना है या कुछ भी, इन सब चीज़ों में कभी नहीं रखा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मुझे ये चीज़ की फ्रीडम दी कि आपको पढ़ाई करनी है, पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मुझे उतना टाइम मिला। तो मैं मेरे सभी पेरेंट्स से ये निवेदन अनुरोध रहेगा कि आप अपनी बेटियों को भी उतना समय, उतना प्लेटफॉर्म और उतनी फ्रीडम और उतना समय दीजिए। वो निश्चित तौर पे कुछ बेहतर करके दिखाएंगी और मुझे ये उम्मीद है कि वो आपके बेटों से ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगी। क्योंकि जब किसी को समय कुछ चीज़ें नहीं मिलती फिर मिलती हैं, तो उसमें वो बहुत बेहतर करने की चाह रखता है। तो ये मैं सभी पेरेंट्स से ज़रूर अनुरोध करूँगी और मैं उनसे के साथ उन बेटियों से भी ये कहना चाहूँगी कि जब आपके पेरेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उनको भी उस निराश ना करें और उतनी ही मेहनत के साथ उनकी उस जो उनकी आपसे चाहत है उसको फुलफिल करके दिखाएं। हमारे साथ मौजूद हैं आंचल अग्रवाल की मम्मी जी। उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या भाव हैं, क्या इमोशंस हैं उनके। उनकी बेटी ने इतना बड़ा पद हासिल किया है मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या योगदान रहा है आपका उनकी जर्नी के पीछे? कितना आपने सपोर्ट किया? कैसे वो पढ़ाई करती थी उस समय पर? तब हम टाइम नहीं दे पाते थे उसके साथ ना, इतना आर्थिक रूप से भी, लेकिन उन्होंने बस भगवान से हम यही प्रार्थना करते थे कि बहुत ऊंचाई तक ही पहुंचे, मेरी बेटी उसके नाम से हमको जाना जाए, क्योंकि आंचल की मम्मी है, ये संस्कार की मम्मी है। और तो हम उसको नहीं कुछ कर पाए, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि बहुत ऊंचाई तक वो पहुंचे और हम लोग का नाम रोशन करे। और बहुत खुशी लगी उस दिन, अब उसको शब्दों में हम नहीं बता सकते कि कितनी हम खुशी थी। बस इतना है, बस बहुत ऊंचाई तक वो पहुंचे जिसमें उसके नाम से हम लोग को जाना जाए कि हाँ, कोई कहे कि हमको ये आंचल की मम्मी है, ये संस्कार की मम्मी है। बस हम इतना सोचते, भगवान उसको बहुत ऊंचा रखे। आंचल अग्रवाल मैं जी एक बात और बोलना चाहूँगी कि ड्यूरिंग आपके स्ट्रगलिंग फेज में आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का सपोर्ट होता है, तो मैं उन बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि आफ्टर सक्सेस आप अपने जो आपको बड़े में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, मतलब बच्चे उनके प्रति तो कृतज्ञ रहते हैं जो उनको पीएससी की तैयारी या जिस भी फील्ड की वो तैयारी कर रहे हो, पीएससी या अदर फील्ड की, लेकिन बच्चे हमेशा उन टीचर्स को या उन पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं जो उनको प्राइमरी में सपोर्ट करते हैं। तो उनके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना और उनके प्रति कृतज्ञ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींव वही तैयार करते हैं। अगर उस समय उन्होंने वो आपको प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया होता, अगर उस समय आपको उन्होंने वो नींव नहीं तैयार की होती, तो उस पर उतना सुंदर महल बन नहीं सकता था। तो उनके प्रति कृतज्ञ रहना, ग्रैटिट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप उनके प्रति रहिए जो आपको बड़े में, आपके कैरियर में सपोर्ट करे, लेकिन उनके प्रति भी ज़्यादा रहिए जो आपको प्राइमरी में सपोर्ट की। अगर उन्होंने आपका वो बेस, वो नींव नहीं बनाई होती, अगर आपको उस समय उन्होंने ठोक बजा करके उतना स्ट्रांग नहीं बनाया होता, आपके पेरेंट्स, हो सकता है जब आप अपने कैरियर में जा रहे हैं वहाँ पे वो उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया। उस समय उतनी एजुकेशन नहीं थी या किसी भी वजह से, लेकिन जब आप प्राइमरी में थे, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे या जिस भी फील्ड में थे, उस समय उनका जो एक सपोर्ट था, उनकी पूरी जिंदगी उसमें लगी थी, तो उनके प्रति ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। थैंक यू। आखिर में तो मुझे कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मैम के बारे में, लेकिन आंचल अग्रवाल जी से मिलकर आपको भी बहुत खुशी हुई होगी कि शादीशुदा महिला है, एक बड़े पद पर पदस्थ हुई हैं, लेकिन शादी के पहले भी इन्होंने एग्जाम क्रैक किया। जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरवाइजर के पद पर रही हैं महिला बाल विकास के। उनसे हमने जानी उनकी जर्नी, किसने उनका सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने समय निकाला, कैसे उन्होंने समय दिया। और 2019 का जो रिजल्ट रहा है आप सभी को पता है कि 4 सालों से 4.5 सालों बाद रिजल्ट आया, तो कितने पेशेंस से उन्होंने इंतजार किया, वो घड़ी आई और उनकी जो मेहनत है वो सफल रही है। इसी के साथ जुड़े रहिए विंद फर्स्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।